हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग रैंक एंड नल्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग बेसिकली पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग रेंज, स्पेस, नल स्पेस, नल्टी ऑफ टी और रैंक ऑफ टी हर चीज पे मतलब बात कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमें सिर्फ और रैंक और नल्टी ज्यादातर पूछेगा और वो हम लोग को सीधे निकाल देना है। वही सिल्वेस्टर लॉ फॉर नल्टी लगा के, वो अलग की बात है, वो बाद में बात कर लेंगे छोटी से, है ना। पहले हम लोग इसका पूरा तरीका देखते हैं कि मतलब जिस तरीके से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है कि मतलब क्या क्या चीज निकाल दो। वो कहता है कि रेंज स्पेस निकाल दो, बेसिसेस ऑफ रेंज स्पेस निकाल दो, या फिर नल स्पेस निकाल दो, नल स्पेस की बेसिसेस निकाल दो। तो हम सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज है, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 to R2 which is defined as, देन फाइंड आउट द रैंक ऑफ T एंड नल्टी ऑफ T। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि इस टाइप के नहीं आते हैं, ज्यादातर थोड़ा लंबा टाइप के आते हैं ताकि टाइम लगे, है ना। हालांकि टाइम कोई नहीं लगता है, सब में वैसे ही लगता है। अच्छा वो बात ऐसी बोल दी। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर रैंक और नल्टी मेनली निकालना है। रैंक एंड नल्टी निकालने के लिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में कहे तो आप हमेशा प्रेफर कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास, कोई सोल्यूशन देखना नहीं है। आप देखिए आपको जैसे ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिख भी रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज को समझते रहिए। अब हमको जैसे यहां पर देखिए हम इसकी डायमेंशन बहुत इजीली निकाल भी सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में हमेशा ये प्रेफर कीजिएगा कि वो आपसे रैंक और नल्टी पूछ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि जो आपको गिवन क्वेश्चन है उसकी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले नल्टी निकाल लीजिए, क्योंकि नल्टी निकालना इजी पड़ेगा, नल स्पेस निकालना इजी पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा दीजिए कि इफ, क्या फार्मूला था, रैंक नल्टी थ्योरम का, हम लोग ने इसका प्रूफ भी किया है, रैंक और नल्टी को अच्छे से डिफाइन किया है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा कि अगर T एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V टू W, देन द डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T प्लस नल्टी ऑफ T। ये तो नल्टी ऑफ T निकल आएगा, इसकी डायमेंशन हमें पता ही है। यहां पर जैसे ये V की जगह पे R3 है, इसकी डायमेंशन कौन है, 3। तो आप सिंपली यहां पर नल्टी ऑफ T की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको डायमेंशन मिल जाएगी। आप सीधे क्वेश्चन में फिर मतलब रैंक मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कैसे आप नल्टी ऑफ T निकालेंगे या नल स्पेस ऑफ T कैसे निकालेंगे, सिंपल चीज है। डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ अ T, देन मतलब T का नल स्पेस क्या होता है। तो फिर देखिए null space of T is the set of elements in V। V का मतलब यहां पर कौन है, R3, मतलब R3 के उन एलिमेंट्स का सेट जो जाके R2 के 0 एलिमेंट से मैप हो जाए। कैसे कहते थे, थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन T, मतलब the nullity of T from V to W is the set of vectors in V which are map with the 0 element of W under the transformation T। तो यही चीज ध्यान देना है कि नल्टी ऑफ T में R3 के एलिमेंट आएंगे, मतलब डायरेक्ट लिख दें कि X, Y, Z टाइप के एलिमेंट आएंगे। कैसे एलिमेंट आएंगे, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा और ट्रांसफॉर्मेशन R2 इसका 0 एलिमेंट बन रहा होगा। आ रही बात समझ में। तो मतलब यहां पर X, Y, Z टाइप के एलिमेंट होंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कौन करेगा, देखिए ये बन रहा होगा। तो अरे क्या करना, हाँ सॉरी, जल्दी से करते हैं इसको। ये Tx, Y, Z इज X, Y, X प्लस Y, Y प्लस Z। कंपेयर कर लीजिए तो X प्लस Y इक्वल टू 0। देखिए तो देखिए इजी है, क्यों, सीधे से सीधे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। हमें पता है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो ट्राइवल, नॉन ट्राइवल। ट्राइवल हो गया तो सीधा नल स्पेस की डायमेंशन 0 हो जाएगी, मतलब अगर 0 0 0 सॉल्यूशन आ गया। नॉन ट्राइवल हो गया तो फिर जो बन रहे होगे, जैसे जितना वहां पर जितने स्केलर्स की जरूरत पड़ रही होगी, देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं X, Y एंड Z, एंड 2 डिफरेंट इक्वेशंस हैं, 2 डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस हैं।
तो मतलब क्या है कि हमें एक ना एक वेरिएबल को कोई भी रियल नंबर सपोज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू लेमडा, जहां पर लेमडा क्या है, कोई भी रियल नंबर होगा। आगे बात समझ में। अब अगर z लेमडा है तो y की वैल्यू माइनस लेमडा, देखिए, और अगर y माइनस लेमडा है तो x की वैल्यू अगेन लेमडा। आगे बात समझ में। नलिटी ऑफ टी में कैसे एलिमेंट आते हैं, x, y, z टाइप के एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले x, y, z ऐसे होते हैं। तो मतलब y की वैल्यू माइनस लेमडा आई थी ना, तो मतलब नलिटी ऑफ टी में कैसे एलिमेंट आएंगे, लेमडा, माइनस लेमडा, लेमडा। अच्छा, यहां पर आप देखो तो पूरा स्केलर एक कॉमन बनना, मतलब इस टाइप के एलिमेंट्स को कौन जनरेट कर सकता है। तो लेमडा अगर कॉमन ले लें तो देखिए R3 का ये वेक्टर जो है 1 - 1 1, वो इस टाइप के सभी वेक्टर्स को जनरेट कर सकता है, अकेले जनरेट कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे नल स्पेस की एक बेसिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, नल स्पेस की एक बेसिस हो गई, ये हमारे नल स्पेस की एक बेसिस हो गई। और नल स्पेस की बेसिस में अगर एक एलिमेंट है तो मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 1। तो इसका अगर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 1, दैट मींस नलिटी ऑफ टी फॉर गिवन क्वेश्चन इज 1। और नलिटी ऑफ टी 1 है, इतना टाइम नहीं लगेगा, देखिए बहुत सिंपली, बहुत कम टाइम लगेगा। और तो नलिटी ऑफ टी की वैल्यू यहां पर 1 रख दीजिए। डायमेंशन ऑफ वी, ये है, उसको मत देखिएगा, 3 है। रैंक निकालनी है, नलिटी 1 है तो रैंक की वैल्यू 2 आ गई। तो मतलब रैंक ऑफ टी क्या आ गया, 2 आ गया, सिंपली। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सिंपली ऐसे कर दीजिएगा। अभी इसके और क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन देखिए सिंपल ना, सिंपल है काम। लेकिन इसमें यहां पर हम रेंज स्पेस भी निकाल देते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएगा। अच्छा, नल स्पेस ऑफ टी, दिस इज द नल स्पेस ऑफ टी। द बेसिस फॉर नल स्पेस इज 1 - 1 1। अब आपसे पूछ दे रेंज स्पेस की बेसिस बता दो, तो ये समझ आ गया ना। तो ये तो काम है जब वो कॉम्पिटिटिव है, वो रैंक और नलिटी पूछेंगे तो सिंपली ऐसे 3 लाइन में मतलब यहीं पे काम हो गया था, वो तो ये सब सजाने के लिए है। अब रेंज स्पेस भी पूछ ले, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस भी पूछ ले, तो उसको कैसे करना है, उसको करने के वैसे कोई भी एक तरीका ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर जगह लग जाएगा, लेकिन फिर भी एक तरीका है, मतलब बहुत इजीली नहीं समझ आने वाला, इसीलिए हम रेंज स्पेस से आपकी दूरी भी बना रहे थे। रेंज स्पेस क्या होगा, देखिए जब आपको रेंज स्पेस निकालना हो तो रेंज स्पेस इज द सेट ऑफ टी, एक्स, वाई, जेड टाइप एलिमेंट्स। सिंपल आए बात समझ में कि नहीं, कि रेंज स्पेस में कौन होता है, रेंज स्पेस में होता है द इमेज ऑफ टी। और इमेज ऑफ टी का मतलब जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शनल वैल्यू मिल रही होंगी, मतलब अगर x, y, z है, ये मैप होगा टी ऑफ x, y, z, तो ये टी ऑफ x, y, z रेंज स्पेस का एलिमेंट हो जाएगा। तो रेंज स्पेस ऑफ टी में एलिमेंट इस टाइप के आएंगे। तो अभी आप देखिए, तो आप क्या कीजिए कि जो आपका v है मतलब R3 है, इसकी सबसे जर्नल बेसिस कौन सी है, तो इसकी सबसे जर्नल बेसिस कौन होती है, R3 की सबसे जर्नल बेसिस 1 0 0 0 1 0। और देखिए जब क्वेश्चन आएगा ना रेंज स्पेस वगैरह निकालेगा तो इजीली निकल रहा होगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कई जगह पे रेंज स्पेस निकालना बहुत टफ हो जाता है, उसकी बेसिस निकालना, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। R3 की ये बेसिस, तो मतलब अगर आप कोई भी R3 का एलिमेंट x, y, z be a element of R3, then you can write it as थोड़ा तेज लिख रहे हैं, आगे बात समझ में, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। अब दोनों साइड ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, फिर इस पे ट्रांसफॉर्म लगा दिया, तो क्योंकि ये एक स्केलर है, x, y, z r के एलिमेंट हैं, तो x एक स्केलर होगा, तो t ऑफ एल्फा इंटू वेक्टर v इज इक्वल टू एल्फा इंटू टीवी। तो वही काम किया ना, x को बाहर ले लिया और t ऑफ 1, जगह की कमी है तो आप समझते रहिएगा, t ऑफ 0 1 0 प्लस z इंटू t ऑफ 0 0 1, है ना। तो t ऑफ x, y, z, अब ये x, t ऑफ 1 0 0, t ऑफ 1 0 0,
तो 1 0 0 क्या होगा 1 0 0, x 1 है, y 0 है, z 0 है, तो ये हो जाएगा 1 0 प्लस y ऑफ, जहां पर x y z क्या है एज ए स्केलर है ना, x y z स्केलर ही है, जब x y z था तो वेक्टर था, अब y 1 है बाकी सब 0 है तो ये भी 1 1 प्लस z इंटू 0 0 1 0 0 0 1, तो मतलब 0 1। तो देखिए अब आप देखिए ये हमारे इमेज का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है फॉर एनी एक्स वाई जेड, दिस इज अ डिफरेंट वैल्यू है ना। ये आप देखो तो एक्स वाई जेड स्केलर्स हैं, तो इन बेसिसेस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता है, तो मतलब ये जो हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, ये हमारे इमेज ऑफ टी के सारे एलिमेंट्स या फिर रेंज स्पेस ऑफ टी के, क्योंकि यही एलिमेंट्स ही रेंज स्पेस ऑफ टी के एलिमेंट होंगे, these type of elements are the elements of range space of T। तो ये रेंज ऑफ स्पेस ऑफ टी के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है, तो ये मतलब उसकी एक बेसिस हो सकती है। लेकिन देखिए आपको यहीं पर चेक करना है, यहीं पर क्या चेक करना है कि जो ये वेक्टर्स हैं ये जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो तब तो ये इसकी बेसिस होंगे, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर ये इसकी बेसिस नहीं होंगे। आई बात समझ में? देखिए ये एक तरीका है रेंज स्पेस निकालने का, उसकी बेसिस निकालने का, और ये कभी कभी तो बहुत इजीली सेट हो जाएगा और कभी कभी लंबा हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले तरीका समझ लेते हैं। अब देखिए अगर आप यहां पर इन तीनों वेक्टर्स को देखिए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वेक्टर को देखो, हालांकि ये दोनों तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये वेक्टर अगर आप देखो तो इस वेक्टर से तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इससे भी है, लेकिन इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 1 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1। तो मतलब क्या है कि इस वेक्टर का यहां पर होने का कोई सेंस नहीं, इस वेक्टर को हम इन दोनों वेक्टर्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, और बेसिस में कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं होता है जो बेसिस के अदर वेक्टर से जनरेट हो रहा हो, तो मतलब इसका यहां पर कोई काम नहीं है, इसको तो हम इससे जनरेट ही कर लेंगे। अंदर की बात आप जानते हो कि बेसिस यूनिक एक्सप्रेशन देता है, तो अगर ये वेक्टर यहां रहेगा तो ये यूनिक एक्सप्रेशन नहीं देगा, हर बार ये खुद को कहेगा कि ये तो एक तरीका है, दूसरे तरीके से आप हमें जनरेट करके खुद तरीका चेंज कर लो। हमारी बात समझे कि नहीं? हाँ आ रही होगी आई होप। हालांकि मैं खुद, जैसे देखो सिंपली क्या है, 7 को आप अगर 1 + 1 + 1 लिखोगे तब तो ये 1 के ही अगर एडिशन में लिखना है तब तो वो यूनिक तरीका होगा। अब आप 7 को 1 और 2 के एडिशन में लिखने लगो तो फिर क्या होगा, एक लोग कहेंगे एक तरीका ये है कि 1 + 2 + 4 लिख लो, फिर किसी ने कहा इसको 3 + 1 लिख लो। तो यही दिक्कत होती है ना कि वो खुद इन दोनों से जनरेट हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए आप उसको हटा दीजिए, फिर आप अपना सेट चेक कीजिए जो दिक्कत कर रहा था लीनियर डिपेंडेंट होने में। अब आपके पास जो सेट बचा ये 1 0 और 0 1, ये जो सेट बचा ये क्या लीनियरली डिपेंडेंट है? नहीं है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम जानते हैं कि इस वेक्टर को आप इस वेक्टर से नहीं जनरेट कर सकते, ये एक तरीका है। और देखिए इसमें इतने सारे गुफतगू आ रहे हैं। अब देखिए दिक्कतें क्या आएंगी, ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, अब देखिए चूंकि इसको हमने हटाया, ये 3 मिलके जनरेट कर रहे थे, इसको हटाया, लेकिन इसके हटने से जनरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसको हम इन दोनों से वैसे भी बना लेंगे, है ना। कैसे बना लेंगे? तो ऐसे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू 1 0 प्लस y इंटू, इसको लिख लेंगे 1 0 प्लस y इंटू 0 1 प्लस 0 1 इंटू z। तो ये देखिए 1 0 यहां, 1 0 यहां, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस y 1 0 प्लस y प्लस z 0 1। तो ये देखिए यही वेक्टर्स को ये दोनों वेक्टर्स भी मिलके जनरेट कर सकते हैं, और ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट भी हैं। अरे बस सॉरी इंडिपेंडेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर्स हमारी इमेज ऑफ टी के सारे एलिमेंट जनरेट भी कर सकते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो मतलब ये दोनों हमारी रेंज स्पेस ऑफ आर की बेसिस के एलिमेंट होंगे। तो रेंज स्पेस ऑफ आर की बेसिस के एलिमेंट कौन हो गए? ये 1 0 एंड 0 1। तो रेंज स्पेस ऑफ टी की जो रैंक डायमेंशन बनी वो कितनी बनी? 2। वही हम लोग ने निकाली भी थी। रैंक ऑफ टी कितनी बनी? 2 बनी। देखिए
यहां पर तो ये तरीका बहुत अच्छे से फिट हो गया है ना। क्यों? क्योंकि हमको एक वेक्टर दिक्कत कर रहा था, वो डायरेक्टली मिल भी गया। हालांकि मैं इतना कुछ नहीं भी बोलते तो आप देख लिए थे कि इन दोनों पे ये डिपेंड है, आप इसको हटा दो तो जो वेक्टर बचेगा वो भी हमारे इसको जनरेट भी कर सकता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, समझिएगा। लेकिन अगर यहीं पे आप समझो, एक एग्जाम्पल होता, ये R5 होता और आपकी रेंज स्पेस सिर्फ 2 डायमेंशन की बन रही होती, तो आपको वहां से 3 वेक्टर्स को रिमूव करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो 5 वेक्टर्स देता है ऐसे ही अलग अलग। आप वहां पर R5 होता तो 5 वेक्टर्स लेके चलते, 5 वेक्टर्स से वो फिर यहां पर भी 5 वेक्टर्स देता। अब आनी तो मतलब हम पहले ही प्रेडिक्ट करके चलते कि रेंज स्पेस हमारा आना 2 ही है, तो अब आपको 2 वेक्टर्स ही सिर्फ बचे होंगे, बाकी 3 रिमूव हो जाएंगे। तो वो 3 निकालने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ही मैं कह रहा था कि तरीका तो बहुत हैं, और भी कई तरीके हैं, आपकी बुक्स में भी दिए होंगे, लेकिन कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत सटीक तरीका है रेंज स्पेस को सही से समझने के लिए। तो यहां पर अगर आप रेंज स्पेस को देखो तो रेंज स्पेस की बेसिस आई है 1,0 एंड 0,1, जो कि R2 की भी बेसिस होती है। तो मतलब यहां पर जो रेंज स्पेस होगा वो R2 होगा, उसकी बेसिस एक ये बेसिस होगी, और भी बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं, और साथ इस बेसिस होगी, इसकी डायमेंशन होगी 2, मतलब रैंक ऑफ T इज 2। तो ये तरीका होगा। हालांकि मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए आपको रेंज स्पेस आएगा तो वो इजीली इसी तरीके से या फिर कोई ना कोई तरीके से निकल रहा होगा। हालांकि आप रेंज स्पेस को सिर्फ ऐसे भी लिख दें कि रेंज स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू x, y प्लस z। Here we can see that x plus y be any real number, y plus z can also be any different real number from x plus y। मतलब x plus y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और y plus z हम चाहें तो x plus y से डिफरेंट रियल नंबर ले सकते हैं। तो मतलब ये रियल नंबर कॉमा कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर कॉमा कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर कॉमा कोई भी रियल नंबर बन सकता है। तो मतलब ये पूरा R2 के एलिमेंट्स, मतलब रियल नंबर कॉमा रियल नंबर का सेट बन सकता है, इसलिए ये पूरा का पूरा R2 होगा। तो इस तरीके से आप अपनी समझ के बेसिस पे भी लिख सकते हैं, इस तरह का कोई तरीका भी लगा के कर सकते हैं। तो रेंज स्पेस निकालने के कई तरीके हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएगा तो कोई सिंपल तरीका ही लग रहा होगा, जो आप जानते हो, या तो ये तरीका लग रहा होगा, फिर जैसे अभी मैंने बताया देख के ही पता चल जाना। लेकिन कॉम्पिटेटिव में आए तो आप जो पहला तरीका था वही हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, नल स्पेस ऑफ T निकाल लीजिएगा, और फिर उसके बाद रैंक को इस फॉर्मूले में रख के कीजिएगा। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चंस लाने की हम कोशिश करेंगे ताकि एक सीरीज टाइप की बन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।